तो आंसर हम लोग 0 लेंगे उस केस में। अच्छा, आगे बोल रहे हैं कि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स m और n है जिनके लिए g mn जो होगा वो सिग्मा p इक्वल टू 0 से लेकर के m प्लस n f ब्रैकेट के अंदर m n p अपॉन में n प्लस p cp दे रखा है। अच्छा, किसी नॉन नेगेटिव इंटीजर p के लिए f एंड p की वैल्यू जो दे रखी है वो i इक्वल टू 0 से लेकर के m c i n प्लस i c p p प्लस n c p माइनस i, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। gmn अपने आप में gnm के बराबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स m और n के लिए gm n प्लस n जो है वो gm m प्लस 1 n के बराबर है पॉजिटिव इंटीजर्स m और n के लिए, और 2m 2n जो है ट्वाइस ऑफ gmn के बराबर है पॉजिटिव इंटीजर्स m और n के लिए। 2mn जो है वो अपने आप में gmn का होल स्क्वायर है पॉजिटिव इंटीजर्स m n के लिए। इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है इसके ऊपर बात करनी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के ऊपर अगर बाय द वे बात करी जाए तो सबसे पहली चीज जिसके ऊपर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए वो है एफ एम n p, राइट। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो हम जरा पीछे चल के देख लेते हैं कि हमारे को m n p दे रखा है सिग्मा i इक्वल टू 0 से लेकर के m c i n प्लस i c p p प्लस n c p माइनस i। ठीक है, मैं इस बात को लिख लेता हूं कि हमारे पास i की वैल्यू 0 से लेकर के p तक है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू में दे रखा है i की वैल्यू 0 से लेकर के p तक है। ठीक है ना, और हम लोगों को आगे की तरफ दे रखा है mci माने mi ऐसे, फिर आगे दे रखा है n प्लस i p, ठीक है ना भाई, cp, फिर आगे की तरफ हम लोग को दे रखा है n प्लस p c n प्लस i, राइट है। मैं थोड़ा और क्लैरिटी के साथ में समझने के लिए देख लेता हूं कि हम लोगों को n प्लस p नहीं p प्लस n p माइनस i, ठीक है ना। तो हम लोगों को जो लास्ट लाइन में दे रखा है वो दे रखा है p प्लस n p माइनस i। ये हम लोगों का क्वेश्चन है बेसिकली f m n p। अच्छा, अब अगर भाई हम लोग इसी को प्रोसीड करते हैं तो सबसे पहली चीज जो ये कि जो आपने सभी को पता होनी चाहिए, लिखा हुआ है MCI, ये लिखा हुआ है n प्लस आई सी पी, ये दे रखा है p प्लस एन सी पी माइनस आई। मतलब बड़े इंटरेस्टिंगली ये सारी चीजें चल रही हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर कभी भी n n r इस तरह से लिखा है दैट इज NCR, जो कि आइडिया भी है कि हम लोगों को ये भी आइडिया कि इसके बराबर है। अच्छा, आगे की तरफ से अगर इसके ऊपर ही चर्चा करें तो सिग्मा में MCI को MCI रहने देते हैं। ये जो दे रखा है इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो n प्लस आई फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल, नीचे की तरफ n प्लस आई माइनस p फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड में इसकी जगह पे अगर देखता हूं तो मुझे पता चलता है ये दे रखा है p प्लस n फैक्टोरियल अपॉन में नीचे दे रखा है p माइनस आई फैक्टोरियल, p माइनस आई फैक्टोरियल, ठीक है, और इधर दे रखा है p प्लस n माइनस p प्लस आई फैक्टोरियल। और आपको ये भी पता होगा बहुत अच्छे से कि अगर हम लोगों को ये दे रखा है तो हमको p और p कैंसिल आउट दे रखा है। जो बच गया n प्लस आई, उससे आप चाहो तो n प्लस आई हटा सकते हो, मतलब हमारी तरफ से इसकी भी छूट है कि आप इसे भी हटा लो, या हटाना नहीं चाहते तो मतलब हम लोग अपनी तरफ से चीजों को जमा के भी लिख सकते हैं कि इसको इस तरह से भी सेट किया जा सकता है। ठीक है ना, तो आई एक्सपेक्ट कि आप ये वाली बात भी समझ रहे हैं कि इसमें हम लोगों को चीजों को किस तरह से भी सोचने को बोला गया कि भाई हम ऐसे नहीं तो ऐसे सोच लें, ऐसे नहीं तो ऐसे सोच लें। क्वेश्चन के अंदर एंटर कैसे करना है उसके ऊपर बात करते हैं, राइट है। सिग्मा के अंदर आगे चलते हैं, इस चीज को थोड़ा अपन इस साइड लिख लेते हैं कि ये जो कुछ भी दिया है वो हमारे को दे रखा है MCI, उसको तो अपन टच ही नहीं कर रहे, ठीक है ना। अच्छा, इधर की तरफ जो दे रखा है वो हमारे को दे रखा है n प्लस पी या p प्लस n, एक ही बात है, p प्लस n फैक्टोरियल। यहां हमारे को दे रखा है p फैक्टोरियल। अच्छा, अभी भी हमारे पास में जो कुछ बच रहा है उसमें हमारे पास बहुत ज्यादा स्कोप है ऐसा नहीं है, मतलब हम लोगों के लिए चीजें जो है बहुत बहुत ज्यादा मूवेबल नहीं है, ठीक है ना भाई। अच्छा, जो ये कुछ भी दिख रहा है इसमें भी अगर मैं आपको बोलूं कि मैं इसके लिए p प्लस एन के लिए p फैक्टोरियल तो यहां से ले आया, लेकिन जो मेरे पास में अगली चीज है वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसके लिए जानबूझ करके n फैक्टोरियल यहां लिख देता हूं ऐसा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो बच गया उसके लिए भी दिमाग लगा रहे हैं भाई, यहां हमारे पास में ये बच गया और ये बच गया है, राइट है भाई। तो एक तो p माइनस आई का फैक्टोरियल देख बच रहा है और एक बच रहा है n प्लस आई माइनस p, ठीक है। आप में से कई लोग इसे ऐसे देखते हैं n माइनस p माइनस आई, ठीक है, ये फैक्टोरियल बच रहा है। अच्छा, ऊपर से कहीं से अगर, क्योंकि मैंने ये n फैक्टोरियल अपने घर से लगा रखा है थोड़ी सी देर के लिए, अगर मैं n फैक्टोरियल की उधारी भी चुकाता हूं तो ये n फैक्टोरियल ऐसे दिख रहा है। अच्छा, जो कुछ भी रह गया मैं उसमें से MCI, बहुत ध्यान से मेरे दोस्त समझते हुए चलना ताकि 1% भी गलती ना हो जाए, हमारे पास में जो कुछ भी है उसको जरा ध्यान से समझना। ये जो जो दे रखा है ये यहां से यहां तक लिख रहा हूं NCP, ठीक है ना, अभी से हटा देता हूं। जो ये दिख रहा है इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूं दैट इज नथिंग बट NCP माइनस आई, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसमें भी एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, हमारा आई अपने आप में 0 से लेकर के p तक है। पूरी कहानी आई के वेरिएबल होने पे है कि आई जो है वो 0 से p तक है, मैंने आई चेंज हो सकता है। इस पूरी कहानी में आई नहीं है, इसलिए एनसीपी को बाहर ले जाओ। ओके, अब जो कुछ भी बच गया इसको थोड़ा सा क्लोज ला करके लिख देते हैं एनसीपी माइनस आई। मतलब हम लोगों ने ये चीज यहां तक बहुत क्लियरली विजुलाइज कर ली है कि चीजें
हम लोगों के लिए इस लेवल तक ले आया है। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये चीज भी हटा लेते हैं, एनसीपी की जगह एनसीपी लिख लेते हैं। वेरी गुड, करली ब्रैकेट। अब मैं आई की वैल्यू एक एक करके ओपन करूंगा। ठीक है ना। आई एक्सपेक्ट कि आप में सभी लोग ये बात समझ जाएंगे कि मैं आई की वैल्यू एक एक करके ओपन कैसे कर सकता हूँ। आई की वैल्यू पहले नंबर पे क्या लगेगी, 0। जैसे एन आई की वैल्यू 0 लगेगी, इट विल बी MC0 इनटू यहां पे हो जाएगा एनसीपी प्लस, जब आई की वैल्यू 1 लगेगी इट विल बी MC1, ठीक है ना, इनटू 1 इनटू में यहां हो जाएगा NCP-1 प्लस यहां हो जाएगा MC2 इनटू में कितना NCP-2, और लास्ट में आई की वैल्यू जब p पहुंचेगी तो इट विल बी MCP इनटू NC0। ये करली ब्रैकेट यहां क्लोज कर देते हैं, NCP को NCP ही रहने देते हैं। अच्छा, जो ये पूरा वेरिएशन चल रहा है, अगर आप इसे थोड़ा मतलब इसे थोड़ा नजदीक से देखेंगे तो आपको कुछ चीजें आइडिया देने लग जाएगी कि ये किस तरफ चला गया। अगर आप इसे समझते हैं तो एनसीपी को तो एनसीपी ही पढ़ा रहेंगे भाई, हम इसे चेंज नहीं कर रहे कि भाई एनसीपी को तो अभी अपने को टच ही नहीं करना, कि क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को ऐसा लगे कि एनसीपी क्या है क्या नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बाकी चीजों को देख करके तो फिर भी आप एक बार के लिए रियलाइज कर जाएंगे कि ये किस तरफ रन हो रही है, लेकिन आगे जो एनसीपी बैठा है, ठीक है ना, उसको हम लोग टच नहीं कर रहे। आप चाहें तो छोटा मोटा एक दुक्का किसी जगह पे कोई छोटा मोटा चेंजेस अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी इसको लेकर के किसी तरह की कोई गुंजाइश मुझे यहां नहीं दिख रही। अच्छा, अब हम लोगों के पास में एक दो चीजें और भी हैं। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है कि ये एक छोटा सा चेंजेस और मैं चाह रहा हूं, ठीक है, उसको समझना। ये जो कुछ भी लिखा है ये एनसीपी नहीं है, ये N+P-CP है, N+P-CP है ना। ये भी और क्लियर हो जाए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं तो उससे पहले इसे भी क्लियर कर दूं। देखो जरा, N+P-CP इज इक्वल टू में हो जाएगा N+P अपॉन में नीचे ये इसकी वजह से P फैक्टोरियल इनटू में N+P-P ये होगा, P और P कैंसिल आउट कर दो तो ये N फैक्टोरियल होगा, इसलिए ये N+P-CP ज्यादा बेटर है। तो कहने मतलब पहले तो ये करेक्शन के साथ में अपन यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ये दे रखा है N+P-CP। अच्छा, तब तक इंटरेस्टिंगली बड़े अच्छे अच्छे तरीके से समझना, ये जो कुछ भी लिखा है ये लिखा हुआ है M+N-CP, M+N-CP। अच्छा, ये कैसे सर? अगर आप M+N-CP अगर आप वैसे देख रहे हैं तो हो सकता है शायद आप गलत देख रहे होंगे, लेकिन अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम को ढंग से सुना है तो आप क्लिक कर जाएंगे कि ऊपर वाले का सम नीचे वाले का सम, ऊपर वाले का सम नीचे वाले का सम अगर मेंटेन होकर के चल रहा हो तो उसको डायरेक्ट ऐसे लिखा जा सकता है। मैंने काफी फास्ट ट्रिक लगा करके सीधे सीधे आंसर पे ले आया हूं। अच्छा, जो कुछ भी चल रहा है मैं तब तक आपको बता दूं, M, N, P F ऑफ दिस दे रखा है। अच्छा, एंड साथ में हमारे को दे रखा है G, M, N। याद होगा आपको, ये देखो पीछे क्वेश्चन के अंदर एक G, M, N दे रखा है, ये रहा। ये अपने में दे रखा है P इक्वल टू 0 से लेकर के M+N तक, है ना। मैं आपके सामने दोबारा से कॉपी कर देता हूं कि G, M, N मुझे क्या दे रखा था, है ना, P इक्वल टू 0 से लेकर के M+N तक, और ऊपर दे रखा था F, M, N, P अपॉन में नीचे नीचे की तरफ हम लोगों को दे रखा है N+P-CP। ठीक है ना भाई, N+P-CP। तो वापस से लिख लेते हैं इसको, N+M, N+P-CP ऐसा लिखा हुआ है, राइट। तो मैं G, M, N को दोबारा से घेर रहा हूं। अच्छा, इधर से मुझे सिग्मा की जगह सिग्मा ही दिख रहा है। F, M, N, P की जगह पे मैं ये पूरा फिट कर सकता हूं, तो मैं लिख रहा हूं N+P-CP मल्टीप्लाइड बाई M+N-CP अपॉन में नीचे इसको इसको बस सिर्फ कॉपी करके लिख रहा हूं, तो यहां पे हो जाएगा N+P-CP और ये कैंसिल आउट हो जाएगा N+P-CP। फाइनली मेरे पास में सिग्मा में क्या रह जाएगा, M+N-CP। अच्छा, और हमारा P की वैल्यू चल रही है 0 से लेकर के M+N तक, है ना, 0 से लेकर के P इज इक्वल टू 0 से लेकर के M+N तक। ये मेरे पास में G, M, N बन गया। अब चीजें थोड़ी सी और अच्छे से ग्रिप्ड हुई है मेरे पास में, है ना भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई लोग अब इसे बहुत इजीली समझ सकते हैं। ये जो कुछ भी लिखा है, ठीक है ना, ये G, M, N लिखा है ना। अच्छा, थोड़ा पीछे चलते हैं और हम लोगों के लिए कुछ और इंटरेस्टिंग अगर इसने दिया हो तो हमें ये पता है कि M+N F ये हमारे बराबर में है। अच्छा, दूसरी बात, ये इतना तो समझ में आ गया कि अगर ऐसा है और किसी ने मान लेते हैं अगर किसी ने G, M, N की जगह N, M पूछा होता तो क्या होता, सिग्मा में P इक्वल टू 0 होता, यहाँ पे M+N होता और इसकी जगह पर N+M-CP हो जाता। और आपको पता है ये जो लिखा है और ये जो लिखा है ये एक ही तो बात है। इसका मतलब मैं इतनी बात तो मैं भी समझ गया कि G, M, N इज इक्वल टू G, M, N एक ही बात है सब। इसका मतलब ऑप्शन ए जो हम लोगों को पीछे दिया हुआ है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है, एक बात है, ठीक है। मतलब यहां से हम लोगों को क्लियर हो गया। हाँ, M और N आपस में स्विच होते हैं, काम बन जाएगा, ठीक है ना।
अच्छा, अगर बाय द वे ऐसा नहीं होता, मान लो अगर ऐसा नहीं होता, तो दूसरा ऑप्शन हम लोगों को क्या कहता है, जी एम प्लस वन कॉमा एन अगर किसी ने लिखा होता, तो यही सिग्मा में m प्लस एन की जगह m कॉमा एन के लिए यहां हो जाता m प्लस वन प्लस एन सीपी हो जाता। और आप इसे ऐसा बोले या n प्लस वन प्लस एन सीपी बोले, एक ही बात है। ये बोलना ये, इसका मतलब ये किसके बराबर है, जी एन प्लस वन कॉमा एन के बराबर है। एक और बात इंटरेस्टिंगली समझ में आ गई। अच्छा, अब चलते हैं सी ऑप्शन की तरफ। क्या हम लोगों का अगला ऑप्शन जरा समझना भाई। अब हमारे पास में ये बी ऑप्शन भी सही है। अच्छा, सी ऑप्शन में तो 2m कॉमा 2n ही देखना है। माने मेरे को इससे काफी हद तक आइडिया पड़ जाएगा कि वो ट्वाइस ऑफ जीएमएन के बराबर है, जीएमएन के होल स्क्वायर के बराबर है। माने हमें जीएम कॉमा 2m कॉमा 2n देखना है। ठीक है, तो साहब जी मैंने अपनी तरह से लिखा, यहाँ इस ऑप्शन को यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जी 2m कॉमा 2n किसके बराबर होगा। अब पॉइंट ये उठा कि जी 2m कॉमा 2n किसके बराबर होगा। अच्छा, जो भी हमारे पास में जो भी वैल्यू आएगी, है ना, बड़ा इसको समझिएगा कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी। ये एक्चुअल में जी 2m कॉमा 2n जो होगा, वो अगर आप इस सीरीज को देखते हैं, यहाँ पे 2m होगा, यहाँ पे 2n हो जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। ठीक है ना भाई, अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे 2m हो जाएगा या 2n हो जाएगा। अगर यहाँ 2m 2n हो जाएगा तो ट्वाइस ऑफ m प्लस n हो जाएगा, बिल्कुल बराबर बात है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो कुछ भी बन रहा है, ये अपने आप में, अगर आप इसे 2 उसमें देखते हैं, ठीक है, तो ये अपने आप में किसके बराबर है, 2 टू द पावर ट्वाइस ऑफ m प्लस n के बराबर है। बिल्कुल, ये ट्वाइस ऑफ इसके बराबर है। अच्छा, आप चाहें तो ये 2 टू द पावर m प्लस n का होल स्क्वायर के भी बराबर है। हाँ, ये तो इसके बराबर है। और अगर ये इसके बराबर में है, तो हम 2 टू द पावर की जगह पे लिख सकते हैं ये अपने आप में जी एम कॉमा एन के होल स्क्वायर के बराबर भी है। अच्छा, यस सर, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये कि जी एम कॉमा एन जो है, वो एक्चुअल में, मतलब ये जो कुछ भी लिखा है, ये इसकी वैल्यू के बराबर है, 2 टू द पावर m प्लस n के बराबर। एग्जैक्टली, ये 2 टू द पावर m प्लस n के बराबर है। सर ये कैसे हुआ सर? मैंने कहा अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताइए, कि बड़े ध्यान से सोच के जवाब देना, कि MC0, MC1, MC2 डैश डैश MCM किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे कि सर ये 2 टू द पावर m के बराबर है ना? बिल्कुल है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि यही m प्लस एन सी जीरो, m प्लस एन सी एन वन डैश डैश m प्लस एन सी m प्लस n हो, तो ये किसके बराबर है, तो आपको सर ये 2 टू द पावर m प्लस n के बराबर है। हाँ, तो आप जरा p की वैल्यू एक एक करके डालो, आपको पता चलेगा ये वाली सीरीज खुल गई। हाँ, ये तो खुल गई, तो 2 टू द पावर m प्लस n के बराबर, एग्जैक्टली। अब अगर ये इसके बराबर है, ये अगर इस सीरीज के बराबर है, तो इसका मतलब ये कि जी एम कोमा एन की जगह मैं 2 टू द पावर m प्लस n लिख सकता हूं। तो जी 2m कोमा 2n के लिए मैं 2 टू द पावर ट्वाइस ऑफ m प्लस n लिख सकता हूं। सही है, तो इसका मतलब ये कि ये होल स्क्वायर के बराबर है। अगर ये होल स्क्वायर के बराबर है, तो बट ऑब्वियस है, इसका मतलब डी ऑप्शन ज्यादा सही है, और सी ऑप्शन इज द ओनली रॉन्ग ऑप्शन इनटू द गिवन क्वेश्चन। इसका मतलब ये कि इस क्वेश्चन के ए बी डी 3 आंसर है। अपने आप में बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन, अपने आप में कोई डाउट ही नहीं है इसमें कि ये अपने आप में बहुत सुंदर क्वेश्चन है ना भाई। चलो साहब, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साहब। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जिसमें एक एक क्वेश्चन, मतलब एक एक लाइन पर ये क्वेश्चन फाइट लगवाता है, जैसा जेईई एडवांस के क्वेश्चंस करते भी हैं अपने आप में, और अपने को पता भी है कि इस लेवल का क्वेश्चन तो होना ही चाहिए, ताकि वो जब भी हम क्वेश्चन करें तो हमको पता रहे कि भाई वो एक सीमा से बाहर जाकर के ही फाइट लगवाएगा। तो एक बार, तब तक मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तब तक आप पीछे इस सारे सॉल्यूशन को देख सकते हैं। इससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप पूछ भी सकते हैं, अपने जो ट्यूटर भैया हैं वो संभालेंगे आपके इस बात को। ठीक है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको बहुत बहुत बेसिक तरीके से समझें कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना भाई? उम्मीद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ताकि अपने को भी पता रहे कि भाई क्वेश्चन में बेसिकली क्या डिमांडेड था, क्या नहीं था। ठीक है, तो चलिए साहब अपना अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में आ गया है साहब, सपोज डिटरमिनेंट ऑफ दिस होल्ड फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। तो ये किसके बराबर है? राइट है भाई, क्वेश्चन में ये पूछा है डिटरमिनेंट ऑफ दिस, है ना? तो पहली चीज जो सबसे पहले हम लोग पकड़ सकते हैं वो क्या है, कि हमें पता है डिटरमिनेंट को तो साइड रहने दो, मैट्रिक्स में अंदर क्या है वो खोलते हैं। के की जगह 0 डालता हूं, तो सबको पता है के इज इक्वल में 0 डालने पर सीधा 0 0 0 से ओपन हो जाएगा, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के ये कहानी एन तक जाएगी। अच्छा, अगर मैंने के की वैल्यू 0 डाली, तो यहां हो जाएगा एन सी 0 0 का स्क्वायर, एन सी 1 1 का स्क्वायर, एन सी 2 2 का स्क्वायर, एंड डैश एन सी एन एन का स्क्वायर। डन। आगे बढ़ जाते हैं, अगले के लिए बात करते हैं के इज इक्वल 0, तो दैट इज एन सी 0 इंटू 0, एन सी 1 इंटू 1, एन सी 2 इंटू 2, और डैश लास्ट में कितना हो जाएगा, एन सी एन इंटू में एन, बराबर। अच्छा, मतलब ये भी बहुत इजी। अच्छा, अगले वाले में रखेंगे तो यहां हो जाएगा एन सी 0
3 की पावर 0, NC1 3 की पावर 1, NC2 3 का स्क्वायर, और बढ़ते बढ़ते लास्ट में कहा जाएगा NCN और 3 टू द पावर। अब हमने अपनी तरफ से पूरी सीरीज ओपन कर दी है। इस सीरीज के अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कंफ्यूजन आया होगा कि ये क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इसके बारे में भी सबको 101% पता है कि मैं थोड़ी सी देर बाद में इसे डिटरमिनेंट लिखूंगा और मैं आपको बताऊंगा ये n इंटू एन प्लस 1/2 है। ये अपने आप में सबको याद भी है, बराबर है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये इसके बराबर है। अच्छा अच्छा, अब एक और चीज, जब सीरीज ऐसे चल रही होती है NC0 इंटू 0, NC1 इंटू 1, राइट है, तो आप अगर इसे सॉल्व करके आते हैं तो आपको पता चलेगा ये n इंटू 2 टू द पावर n-1 के बराबर है। ठीक है ना, तो मैं आपको रिजल्ट मैंने आप लोगों को बाइनोमियल के दौरान बताए थे, NC0 इंटू 0, NC1 इंटू 1, NC2 इंटू 2, और बढ़ते बढ़ते लास्ट में NCN इंटू n जो होता है वो n टाइम्स 2 टू द पावर n-1 के बराबर होता है। ये आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, यही अगर बाय द वे NC0 इंटू में 0 का स्क्वायर हो, NC1 इंटू में 1 का स्क्वायर हो, NC2 इंटू में 2 का स्क्वायर हो, और बढ़ते बढ़ते गाड़ी अगर बाय द वे NCN इंटू में n के स्क्वायर पे जाए, तो क्वेश्चन में n के बाद अगले पे चलता है। ये अपने आप में n इंटू में n+1 हो चुका होता है, n की जगह n इंटू n+1 हो चुका, तो ऊपर की डिग्री एक कम हो चुकी होती है। ऐसा एक रिजल्ट है, बेसिक रिजल्ट। तो मैं इसकी जगह पर रिजल्ट नंबर 2 माने n इंटू n+1 इंटू 2 टू द पावर n-2 का यूज करूंगा, रिजल्ट है बेसिक। इसकी जगह पर n इंटू 2 टू द पावर n-1 का यूज करूंगा, बेसिक रिजल्ट है। ये जो कुछ भी लिखा है अगर आपको पता है तो बढ़िया, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या लिखा है। NC0 इंटू एक्स की पावर 0, NC1 इंटू एक्स की पावर 1, NC2 इंटू एक्स की पावर 2 और NCN इंटू एक्स की पावर n, और ये अपने हमें 1 प्लस एक्स की होल पावर n का एक्सपांशन है। तो यहाँ पे x का रोल निभा रहा है 3, तो बेसिकली ये 1 प्लस 3 की होल पावर n का एक्सपेंशन है, इसलिए इसे शांति से बैठाते हैं। तो चलिए साहब, अभी तक हम लोगों ने इसे काफी श्रिंक कर दिया, इसे काफी छोटा बना दिया और इसे यहां तक लिया। अच्छा, पूरी कहानी में, क्योंकि कहानी में हम लोग डिटरमिनेंट की बात करेंगे, ठीक है ना, तो हम लोगों को पता होना चाहिए हम किसका क्या चीज बढ़ा रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, क्या नहीं चला रहे, ठीक है। तो पहली बात तो, क्योंकि कहानी में यहां तक मैट्रिक्स है, ठीक है, आप चाहो तो इसे 4 की पावर n करके और इजी कर लो भाई, कि भाई हम लोगों ने अपनी तरफ से इसके लिए तो कंफर्म कर दिया कि ये इसके इक्विवेलेंट ही है। अब क्वेश्चन में हमारे को देखिए इसका डिटरमिनेंट 0 करना है, तो पहले एक काम करते हैं, डिटरमिनेंट की बात करते हैं। डिटरमिनेंट हो जाएगा कितना, n+1 डिवाइड बाई 2, यहाँ हो जाएगा n+1 2 टू द पावर n-2, यहाँ हो जाएगा n 2 टू द पावर n-1, यहाँ हो जाएगा 4 टू द पावर n, और इस पूरे का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या किया जा सकता है भाई, ये दो दुकानें तो कह रही हैं कि ऊपर वाली से n इंटू n+1 कॉमन ले लो, ले लिया। अच्छा, नीचे की जो दुकानें हैं वो सलाह दे रही हैं कि 2 टू द पावर n-1 कॉमन ले, तो सर आप ले लें, आप बोले तो ले लेते हैं। अच्छा, ऊपर हमारे पास बच जाएगा 1/2, यहां बच जाएगा 2 टू द पावर n-2, यहां नीचे से जब हमने 2 टू द पावर n-1 कॉमन ले लिया तो बच जाएगा n, और यहां बच जाएगा 2 टू द पावर n+1, और ये इक्वल टू 0 दे रखा है क्वेश्चन। ओके ओके, अब और कहां जा सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, हम लोगों ने जितनी दूर तक बातें कर सकते थे कर ली भाई, ठीक है भाई। यहां तक तो मुझे लगता है कि आप में से हर एक जना जो है वो आइडिया लगा चुका है कि मतलब हम एक सोफिस्टिकेटेड लेवल तक आ गए। अच्छा, अब क्या किया जाए, अगर मान लीजिए मैं इसके आगे बढ़ता हूं, तो मैंने n की जगह पर, इस जगह पर n की जगह पर मैं अगर मैं 2 रखता हूं, लेट से मैंने अगर भाई n की वैल्यू 2 रखी, मतलब अभी तो नहीं रख रहा, लेकिन आप रख सकते हैं, तो भी वैल्यू सोची जा सकती है। लेकिन अभी भी मुझे एक आइडिया और लग रहा है कि मैं ये यहां से भी कुछ कॉमन ले सकता हूं, ठीक है ना। तो मैंने n+1 2 टू द पावर n-1 यहां तक तो कॉमन ले ही लिया। अच्छा, इधर वाली जो कॉलम है उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2 टू द पावर n-2 कॉमन ले लेता हूं। चलो, 2 टू द पावर n-2 कॉमन ले लिया। अच्छा, अगर मैंने ऐसा कर लिया तो यहां से बच जाएगा 1/2, और यहां से बच जाएगा 1, यहां से बच जाएगा n, और यहां से बच जाएगा 8। आई एक्सपेक्ट कि आप समझ सकते हैं, और इस पूरी कहानी को मैं 2 टू द पावर 2n-3 ले देता हूं। अच्छा, अब कुछ नहीं, इसे अपन ओपन करना चाहते हैं, ठीक है भाई। तो देखो, इक्वल टू 0 से पहले मैं आपको बता दूं, ये फाइनली मेरे को दिख रहा है n+1 2 टू द पावर 2n-3, और ये दिख रहा है मुझे 4 - n इक्वल टू 0। आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की चीजें भी आपको भी क्लिक कर रही हैं कि भाई हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके इतना आंसर निकाल लिया। इसको 0 रखते ही n की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसको 0 रखते ही n की वैल्यू -1 आ जाएगी। रिजेक्ट रिजेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है n,
तो ये दो आंसर तो फिलहाल फेल हो गए। माने एन की वैल्यू 0 आ रही है, एक -1 आ रही है, इससे तो 0 आ ही नहीं रहा, एक एन की वैल्यू 4 आ रही है जो कि सिलेक्ट हो गई क्योंकि बाकी दो तो नेगेटिव है या 0 है। अच्छा, अच्छा मान लेते हैं अगर एन इज इक्वल टू 4 काम कर गया तो एन इज इक्वल टू 4 के काम करने से क्या होगा सर? भाई हमसे ये मांगा जा रहा है कि आप तो सिग्मा में के की वैल्यू 0 से लेकर के एन माने 4 तक लो और इसे 4c के अपॉन के प्लस 1 लिख लो। अच्छा, अगर मैंने के की वैल्यू 0 डाल दी तो इट इज 4c 0 अपॉन 1, 4c 1 अपॉन 2, 4c 3 अपॉन 4, 4c 4 अपॉन 5। यहां तक हम लोगों ने सोच लिया। ओके, मतलब हमारे पास में चार, एक सेकंड, इसमें 4c1 4c2 भी तो होगा, 4c2/3 भी तो होगा, और यहां हो जाएगा 4c3/4 और 4c4/5। ओके, मतलब हम लोगों की तरफ से इतनी दूर तक बड़े आंसर बन गया। अब करना क्या है, देखो जब 4c0 जो है उसकी जगह तो मैं 1 लिख देता हूं, पास वाले की जगह 4 लिख लेते हैं। सही भाई। अच्छा, इसकी 4c2 का मतलब हो जाएगा 4 × 3/2 मतलब 6, 4c3 माने फिर से 4, राइट है, और 4c4 माने फिर से 1। ओके, ऐसा। अच्छा, अब हमारे पास में एलसीएम की बात चली, तो एलसीएम कैसे लाओगे सर आप? मैंने कहा देखो ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 1 है, तो 5 तो इसका अलग कर दो, 5 और 1 6 प्लस 1/5 कर लो आप। हाँ सर, कर सकते हैं 6 प्लस 1/5, माने आंसर आपका 6.2 है बेसिकली। तो जो भी इसका आंसर रहा होगा है ना, उसमें 6.2 इज द राइट आंसर। तो जिस भी बच्चे ने 6.2 पे मार्क कर दिया होगा वो इस पूरी कहानी में जीत गया होगा। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हर बार की तरह से वाकई देखा जाए तो बहुत सुंदर क्वेश्चंस में से एक है, और क्वेश्चन बने लायक क्वेश्चन है साहब, देखने लायक क्वेश्चन है कि कैसे बन रहा है। तो हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमारे को किस तरफ लेके जाएगा, ताकि हमारे को आइडिया रहे कि बेसिकली क्वेश्चन ने क्या डिमांड करी है। तो आप उम्मीद है पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने जिस तरह की बातें सुनी और समझी, आपका डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस आपको गेन दे रहा है। हमें x की पावर 9 चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 इन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का क्यूब। अच्छा, 1 प्लस एक्स की पावर 4 भी लिख लेता हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर 5 भी लिख लेता हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर 6 भी लिख लेता हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर 7 भी लिख लेता हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर 8 भी लिख लेता हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर 9 भी लिख लेता हूँ, और फिर डैश डैश करके लास्ट टर्म 1 प्लस एक्स की पावर 100 तक ले जाता हूँ। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, एक्स की पावर 9 का, राइट है। एक्स की पावर 9 तो उस दिन भी आ जाएगा जिस दिन सारे 1 1 1 1 आपस में मल्टीप्लाई होते जा रहे होंगे, और साथ में एक बंदे की मल्टीप्लाई एक्स की पावर 9 से हो जाए। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि सोचने की बात ये क्या है कि कितने तरीके से, ठीक है ना, पॉसिबल वेज फॉर एक्स टू द पावर 9 कौन कौन से हो गए, जिस दिन सारे 1 की मल्टीप्लाई हो जाए, माने सब 1 हो जाए, 1 माने एक्स की पावर 0 हो जाए, और फिर उसकी मल्टीप्लाई एक्स की पावर 9 से हो तब। अच्छा, या क्या हो सकता है, ये x हो और इस x की 1 से, फिर इसकी 1 से, फिर इसकी 1 से, फिर सारे 1 1 से मल्टीप्लाई होती जाए, ठीक है ना, और फिर इसी तरह से इस 1 से हो जाए और डैश डैश सारे 1 से मल्टीप्लाई हो जाए। लेकिन सर आपने शायद जल्दबाजी में x की पावर 8 वाले ब्रैकेट को तो टच ही नहीं करा सर। हाँ, मैंने जान के नहीं करा, क्योंकि x की जब सब 1 1 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आंसर आएगा x, और इधर से हम x की पावर 8 को बुला लेते हैं, है ना। कहने का मतलब ये कि सारे तो 1 1 1 1 से मल्टीप्लाई होंगे और बाकी ये x की पावर 8 से मल्टीप्लाई होगा। हाँ, जिस दिन इस x की मल्टीप्लाई इस x की पावर 8 से होगी, x की पावर 9 मिल जाएगा। तो ऐसे तो सर जिस दिन इस x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस x की पावर 7 से होगी और बाकी सारे टाइम सारे 1 1 1 1 मल्टीप्लाई होंगे, तब भी आपके पास x की पावर 7 आ जाएगा। एग्जैक्टली यही तो बात है, आप सोचनी है। माने x स्क्वायर की x की पावर 7 से हो, x क्यूब की x की पावर 6 से हो, x की पावर 4 की x की पावर 5 से हो, x की पावर 5 की x की पावर 4 से हो, x की पावर 6 की x की पावर 3 से हो, x की पावर 7 की x की पावर 2 से हो, x की पावर 8 की x की पावर 1 से हो, और x की पावर 9 की, अब आप कहोगे x की पावर 9 तो सर फिर से दोबारा आ गया। हाँ, अब आप इससे पहले की दोबारा जाओ, मैं आपको रोकूंगा और आपको कहूंगा पीछे जाइए। कहां तक पीछे जाइए, इसके बाद में जितने भी हो रहे हैं सब रिपीट हो रहे हैं, ये गलती है, ऐसा नहीं करना। अगर आपने ऐसा कर दिया तो सब गड़बड़ कर दोगे दोस्त। x की पावर 4 की x की पावर 5 से हो या x की पावर 5 की x की पावर 4 से, एक ही बात है। आप ये इसके बाद के सारे हटाओ, हाँ ये सब रिपीट हो रहे हैं। आप इसकी जगह मैं आपको सलाह दूंगा कि x की पावर 4 की अगर आपने x की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दी है तो आप ढूंढ के लाओ x की पावर 1, उसकी मल्टीप्लाई कराओ x की पावर 2 से, फिर उसकी मल्टीप्लाई कराओ x की पावर 6 से,
अच्छा, फिर x की पावर 2 की मल्टीप्लाई x की पावर 3 से, फिर इसकी मल्टीप्लाई x की पावर 4 से करो। ओके, ऐसे ही मैं आपको सलाह दूंगा, x की पावर 1 की x की पावर 3 और x की पावर 5 से कराओ। अच्छा, और सर ऐसा तो ऐसा ही कर सकते हैं, x की पावर 1 की x की पावर 4 से और फिर अपन x की पावर 4 से कर लें। मैंने कहा आप जब x की पावर 1 लोगे तो ये दे देगा, आप जब x की पावर 4 ये वाला लोगे तब ये वाला ब्रैकेट दे देगा। तो ये x की पावर 4 देने वाला कौन सा दानी ब्रैकेट आ गया? कोई ब्रैकेट बचा ही नहीं जिसके पास x की पावर 4 हो। अच्छा, मतलब x की पावर 4 दोबारा नहीं, अरे है ही नहीं ना, एक x की पावर 4 था, एक ही ब्रैकेट था जिसमें x की पावर 4 था, वो ये वाला है, इसका दोबारा x की पावर 4 कहां से लाएंगे? हाँ, तो पॉसिबल नहीं है दोस्त। अच्छा, ये भी देखना है, एग्जैक्टली छोटी छोटी बातें ध्यान से सुनना। ऐसे ही अब एक बच्चे के दिमाग में ये ख्याल आ गया, सर x की पावर 2 की x की पावर 2 की x की पावर 5 से करते तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं 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 नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब सपोज करो किसी बच्चे के दिमाग में आ गया कि मैं x की पावर 3 की x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लूंगा सर, तो मैं उसे सलाह दूंगा क्या कर रहे हो, ये और ये केस सेम है दोस्त। अरे हाँ, ये तो एक ही बात है, ये तो चीजें आगे पीछे तो लिखी हुई है। हाँ, तो ये रिपीटेशन नहीं करना, इतने ही केस संभव हैं x की पावर 9 के। कितने केसेस हैं जरा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, माने टोटल आपके पास में 8 केसेस हैं, और हर बार सबका कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि 1 के सिवा और कुछ है ही नहीं, किसी भी टर्म का कोफिशिएंट 1 से ज्यादा है ही नहीं। देखो ना, इसका कोफिशिएंट कितना 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1, एक्स क्यूब का कितना 1, तो सबका कोफिशिएंट ही 1 है। तो हम कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ, है ना, x की पावर 9 ओवरऑल, कैसे, हम कैसे देखेंगे, हम इसको ऐसे देखेंगे कि केस या तो ये बनेगा या ये, या माने प्लस, तो हमारे पास में ओवरऑल अगर बाय द वे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 देखा जाए तो दैट विल बी 8, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस इक्वल टू 8। हाँ, ये हुई ना बात। अब आप में से कई लोगों को लगा होगा गजब क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है, ये रिपीट करने लायक है, ये मेंस में आ सकता है, और एडवांस में इसका कोई छोटू भाई आ जाए तो आ जाए, चलेगा। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये कहानी यहां तक की पकड़ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कहां लेके जाता है, जल्दी से हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, देखें हमारा अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 बताइए इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। चलिए, हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 बताना है। अगर देखा जाए तो हम क्या सोच रहे हैं दिमाग में, इसको समझने की कोशिश करना कि कैसे हम लोग इस पूरी कहानी से x टू द पावर 11 बनवा पाएंगे, ठीक है ना, बड़े ध्यान से समझना। अभी क्या है बेसिकली कि अगर जैसे मान लीजिए कि मैं आपके सामने एक एक पॉसिबल कंडीशन दिखाता हूं x की पावर 11 लाने की, आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी लोग समझ पाएंगे, ठीक है। मुझे x की पावर 11 लाने के लिए क्या सोचना है, ठीक है ना। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे मेरी पहली लड़ाई x की पावर 2 से होगी, ठीक है। अच्छा, अच्छा मैं आपको ऐसे नहीं, मैं आपको और थोड़ा पेशेंसफुली लेके चलता हूँ। आई एक्सपेक्ट कि आप में से हर एक जना ये समझ जाएगा कि इसको देख करके कि इसका सीन ये है कि ये 4CR जनरल टर्म इनटू में 1 की पावर 4 माइनस आर व्हिच हैज नॉट बीन रिटन, x टू द पावर 2 टू द पावर, इसे r1 कह रहा हूं, r1 लिख लेते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय राइट नाउ इट इज 4CR2 एंड इट इज x क्यूब टू द पावर r, x क्यूब टू द पावर r2, ठीक है। तो r2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x टू द पावर 3r2 लिख लेते हैं अपन। सेम वी कैन से 4CR3 इनटू में x टू द पावर 4r3, ऐसा सोचिए, ओके। तो कोफिशिएंट ऑफ ऑल दिस इज 4CR1 मल्टीप्लाइड बाय 4CR2 मल्टीप्लाइड बाय 4CR3 इनटू में x टू द ओवरऑल पावर विल बी 2r1 प्लस 3r2 प्लस में 4r3, और हम चाहते हैं x की ओवरऑल पावर 11 आ जाए, जिसमें r1 r2 r3 आर इंटीजर्स। तो वी आर गोइंग टू मेक अ टेबल r1 r2 r3, सम 11 लाना है इस इक्वेशन में रखते हुए। तो मान लो मैंने r1 की जगह 0 रख दिया, तो एक तरह से मेरे पास में 3r2 प्लस में 4r3 का सम मुझे 11 लाना है, और आ सकता होगा तो पता चल जाएगा। जैसे मैंने r2 की जगह 1 रखा सपोज, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4r3 बराबर 11, तो ये 3 जिस दिन इसमें से हटेगा ये 8 बचेगा, और कैंसिल आउट होकर इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, माने वन पॉसिबल कंडीशन इज 0 1 2, ठीक है। अच्छा, मान लो कि मैंने r2 की जगह 2 रखा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4r2 इज इक्वल टू 11, तो इसका मतलब 4r2 बराबर कितना हो जाएगा, 4r2 बराबर 5, तो वो 5 हो नहीं सकता r की किसी वैल्यू के लिए, ठीक है, जो कि इंटीजर हो, तो इसका मतलब ये फिजिबल नहीं है, तो हम 2 लिख ही नहीं सकते। 2 नहीं लिख सकते तो 3 की तो चांस ही खत्म कर दो आप। तो इसका मतलब ये कि फॉर r1 इक्वल टू 0 देयर इज ओनली वन कंडीशन लेफ्ट, दैट इज 0 1 2। नाउ आई एम गोइंग टू पुट r1 के प्लेस पे 1। अगर मैंने r1 की जगह 1 रखा तो यहाँ पे 1 रखते ही ये हो जाएगा 2
प्लस में 3R2 प्लस में 4R3 इज इक्वल टू 11। अब ये 2 जिस दिन उसमें से घटेगा यहाँ 9 लग जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो मैं सोच रहा हूं कि जैसे मैंने R2 की जगह 0 रखा, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 4R3 बराबर 9, जो कि फिजिबल नहीं है। अब मैंने R1 R2 की जगह 1 रखा, तो 3 प्लस 4R2 बराबर 9, माने 4R2 बराबर कितना हो गया, 4R3 बराबर कितना हो गया 6, फिजिबल नहीं है तो हटा लो, ठीक है ना। अगर मैंने R2 की जगह 2 रखा होता तो ये हो जाता 6 प्लस में 4R3 बराबर 9, माने 4R3 बराबर 3, जो कि पॉसिबल नहीं, तो हटाते जाओ, ठीक है। माने यहाँ R1 की जगह पे 1 फिजिबल ही नहीं है, हटा लेते हैं। अच्छा, लेकिन सर अगर हमने R2 की जगह पर 3 रख दिया होता तो ये हो जाता 9 प्लस में 4R3 इज इक्वल टू 9, ये तो फिजिबल है। कैसे? ये 9 जिस दिन इसमें से हटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा और R3 की वैल्यू 0 लेते हैं। मैंने कहा एग्जैक्टली, तो 130 इज द राइट आंसर। ऐसे अब मैं R1 की और कोई वैल्यू देख नहीं सकता, तो मैंने इसलिए इस वाली पूरी पोजीशन को हटा लिया और इसकी जगह पे दूसरी कैलकुलेशन में लग गया कि यहाँ 2 हो जाए तो क्या होगा। अगर यहाँ 2 हो गया तो R1 की जगह 2 रखते ही ये हो जाएगा 4 प्लस में 3R2 प्लस में 4R3 बराबर 11 होगा। अब आप ये 4 इसमें से हटा लो, आपको चाहिए 7, वो आपको देखते पता चल जाएगा कि अगर आपने इसकी जगह 1 और इसकी जगह 1 रखा तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, माने 211 इज द राइट आंसर। ओके, अब अपन रखते हैं, इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है, तो मैं इसको जल्दी से भगा करके अब मैं अगले पे चलता हूं। दैट इज मैंने इस R1 की जगह पे रखा 3, 36 प्लस में 3R2 प्लस में 4R3 इज इक्वल टू 11। इसका मतलब ये 6 जिस दिन गया यहाँ से बचेगा 5, और आप कोई दुनिया की ताकत लगा लो R2 और R3 की कोई इंटीजर पॉजिटिव वैल्यू 5 नहीं दिलवा सकती, मैंने आप यहाँ पे 3 रख ही नहीं सकते। तो आप लास्ट ट्राई कर लो भाई 4 की, अगर आपने 4 रख दिया तो आपको पता है यहाँ पे 4 रखते ही ये हो जाएगा 8 प्लस में 3R2 प्लस में 4R3 बराबर 11, और आपको पता चलेगा ये 8 जिस दिन इसमें से गया यहाँ हो जाएगा 3, तो आप सोच लोगे कि यहाँ 3 इंटू 1 प्लस में 4 इंटू 0 बराबर 3 दे देगा। इसका मतलब यहाँ 1 और यहाँ 0 भी चलेगा। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास में इसके सिवा और कोई केस नहीं है, क्योंकि जैसे मैं 5 रखूंगा उधर की तरफ 1 बचेगा, जो कि फिजिबल नहीं है, इसलिए आप तुरंत वहां से निकल लो। अच्छा, इसका मतलब ये R1 R2 R3 को लेकर के 4 कंडीशन है, और हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या क्या हो सकते हैं, कोफिशिएंट तो यही है, इसमें आप एक पहला सेट रखोगे तो ये बन जाएगा 4C0 मल्टीप्लाइड बाई 4C1 मल्टीप्लाइड बाई 4C2, या अगली बार जब आपने 1 3 रखा तो 4C1 4C3 इंटू में 4C0, अगली बार जब आपने 2 1 1 रखा तो 4C2 4C1 4C1, फिर अगली बार जब आपने रखा तो 4C4 4C1 4C0। ये हो गया केस आपका। अच्छा, लेकिन अगले ने जैसे पूरा आंसर मांगा है, तो हमको पता है ये 1 ये 4 और 4C2 माने 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4C2 माने 6 4 4, अगले नंबर को हो जाएगा 1 4 1, फिलहाल ये हो जाएगा 24 प्लस 16 6 चौक 24। अरे बाबा, वी आर डूइंग सम सुपर मिस्टेक्स। कैसे भाई, हमारे आंसर सारे हजारों में आ रहे हैं, और अगर आंसर हजारों में आ रहे हैं तो कोई हम लोग डेलिब्रेटिंगली, आहा, यहाँ पे गलती हो गई थी, एंड दैट वाज, ठीक है, इसके अंदर यहाँ 7 है, दैट इज 4 की जगह यहाँ हो जाएगा 7, और यहाँ पे 12 है तो यहाँ हो जाएगा 12, ठीक है, तो इट इज 7 इट इज 12 बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ जब हम लोग लिख रहे होंगे कोफिशिएंट्स, ठीक है, तो कोफिशिएंट के नाम पे हम लोगों से क्या क्या बनेगा, देखिए साहब, कोफिशिएंट के टाइम पे बन जाएगा इट इज 4C0, जो मैं पहला सेट रखूंगा 4C0 7C1 12C2 12CR3 की जगह 2 0 1 2, अगली बार रखूंगा 4C1 7C3 12C0, अगली बार हो जाएगा 4C2 7C1 12C1, बढ़िया, 2 1 1 हो गया, 4C4 7C1 12C0, राइट, दैट इज 1 इंटू 7 7 और 12 इंटू 11 बटा 2 66, प्लस नेक्स्ट टाइम पे आ जाएगा 4 इंटू में 7C3 7C3 माने 7 6 5 डिवाइड बाई 1 2 3 माने 35 मल्टीप्लाइड बाई 12C0 1 होता है, प्लस अगली बार हो जाएगा 4C2 माने 6 इंटू 7 इंटू 12, अगले नंबर पर हो जाएगा 1 इंटू 7 इंटू 1, तो यहां से हो जाएगा 420 और 42 462, अगले नंबर पर हो जाएगा 35 इंटू 4 माने 140, यहाँ पर हो जाएगा 42 420 प्लस 84 504 प्लस 7। तो चलिए साहब, ये और ये मिलकर के तो हमारे पास बन गए 966 966 और 966 प्लस 40 966 प्लस 40 1006 1116 1116 और 1106, तो ये 1113, ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी
इज द राइट ऑप्शन भाई, राइट ऑप्शन। ठीक है, तो कहने वाला आंसर विल बी सी ऑप्शन। तो बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन था। ठीक है, बस जिस तरह की मिस्टेक अपन कर सकते थे वो अपन ने बचा लेते हैं अपन, तो अपने को क्लैरिटी रहेगी कि क्वेश्चन में ऐसे चल रहा है। तो देखिए साहब, ये था कोफिशिएंट का क्वेश्चन। हालांकि बहुत डिफिकल्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ठीक है, बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा स्टैंडर्डाइज था। मेंस के तो लायक है, एडवांस में हो सकता है दोबारा रिपीट कर जाए, तो वैसे भी अपने को तो पढ़ के जाना है। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ताकि हमारे को क्लैरिटी रहेगी हमारे को कैसे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ताकि हमारे को जल्दी से हम अगले क्वेश्चन में एंटर कर जाए। क्वेश्चन कह रहा है लेट C1 एंड C2। बहुत ध्यान से एक एक बात को सुनते हुए चलना, ताकि हम कोई भी गलती से भी गलती ना करें। Let C1 and C2 are two biased coins such that the probability of getting head in one single toss are 2/3 and 1/3 respectively. Okay, दो सिक्के हैं, दोनों घिस करके रख दिए गए हैं, माने दोनों में हेड या टेल आने के चांसेस बिगाड़ दिए गए। अच्छा, पहले सिक्के पर हेड आने के चांस 2/3 है और दूसरे पे 1/3 है। अच्छा, सपोज अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर्स व्हेन द C1 इज टॉस्ड ट्वाइस। अगर C1 को दो बार उछाला जाता है तो उसमें हेड आने के चांसेस अल्फा है। ओके, एंड अगर बाय द वे C2 को दो बार उछाला जाता है वहीं पर, तो उस पे हेड आने के चांसेस जो है वो अपने आप में बीटा है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट आर रियल इज क्वेश्चन मार्क। मतलब क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार सा बनाने की कोशिश करी गई है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन में। एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस तरह क्वेश्चंस के अंदर कोई भी आइडिया लगा पाएंगे। ठीक है ना, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, आपको ये बता दूं, C1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अगर हम C2 की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की 1/3 है और टेल आने की 2/3 है। आई एक्सपेक्ट कि ये छोटी सी बात अपने को पता है। अच्छा, सामने वाला कह रहा है कि रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, समझ रहे आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल टू 0 के रूट्स रियल है। रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। इसका सीधा मतलब है d इक्वल टू 0, इसका सीधा मतलब है अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा इक्वल टू 0, इसका सीधा मतलब है कि अल्फा स्क्वायर 4 बीटा ही हो सकता है। ओके, अल्फा जहां पर C1 पर दो बार सिक्के के उछलने पर हेड आने के चांसेस हैं, और बीटा जहां पर C2 कॉइन के दो बार उछाले जाने पर हेड आने के चांसेस हैं। ये आप भूलेंगे नहीं, दिमाग में इसको फिट करके रखना। और साथ में एक और कंडीशन है, अल्फा स्क्वायर 4 बीटा के बराबर है, ताकि आपको ये भी क्लैरिटी रहे। अब क्या क्या संभावना है वो बता देता हूं। अच्छा, अब एक और बात, अल्फा और बीटा इंटीजर ही होंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ चांसेस है। आप दो बार सिक्का उछाल रहे हैं तो हो सकता है एक बार भी हेड ना है, तो आप कहोगे अल्फा 0 है। अगर C1 सिक्के को दो बार उछाला, उसमें एक बार हेड आता है, तो आप कहोगे अल्फा 1 है। अगर दोनों बार हेड आता है तो आप कहोगे अल्फा 2 है। और इससे तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप सिक्का दो ही बार उछाल रहे हो। तो इसका मतलब ये कि अल्फा और बीटा को लेकर के जो जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज क्या है, हो सकता है दोनों में 0 आए, क्योंकि 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई होगा। इसके सिवा हो सकता है अल्फा की जगह 2 हो जाए और बीटा की जगह 1 हो जाए। सोचना कैसे, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 1 होता है, ऐसे। तो आपके पास दूसरे चांसेस है 2,1। माने अल्फा और बीटा को लेकर के आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। दिमाग में ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भाई, पिक्चर में आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए क्या बोल रहे हैं आप। अच्छा, आपको पता होना चाहिए आप कॉइन को, चाहे वो C1 कॉइन हो चाहे C2 कॉइन हो, दोनों को दो ही बार उछाल रहे हैं, माने नंबर ऑफ ट्रायल्स 2 है। ठीक है ना, आप समझना। और उसमें भी हेड लाना है, राइट है, हेड आना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास में क्या चीजें, कैसा केस बन रहा है। हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, पहले उस इवेंट के होने के चांसेस क्या क्या है वो मैं आपको बोलता हूं। 2C0 माने हेड नहीं आया, 0 मतलब एक बार भी हेड नहीं आया, माने दोनों बार क्या आया, टेल आया। C1 कॉइन उछला है, उसमें टेल आने के चांसेस 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर 1/3 1/3 दो बार। फिर दूसरा कॉइन उछला है, उसमें भी 0 चांसेस है हेड आने के, हेड नहीं आया, हेड के 0 चांस, माने टेल ही टेल है, और टेल के आने के चांस 2/3 है, तो आप 2/3 का स्क्वायर कहोगे। या अब अगला था 2,1, अल्फा के 2 होने का मतलब दोनों बार हेड आया, तो 2C2 दो में से दो बार हेड आने के चांसेस 2/3, पहले सिक्के की उछाल पे दोनों बार हेड ही आया। फिर अगले में 1, तो 2C1 दो में से किसी एक चांस पर हेड आया, तो एक चांस पर हेड आया तो इसका मतलब 2/3, एक चांस पर हेड आया और दूसरे चांस पर टेल आया 1/3। ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है। इसका मतलब इट इज नथिंग बट 1/9 और 4/9 प्लस, यहां से देखा जाए तो इट इज 4/9 इंटू में 2/9, 2C2 4/9, तो आंसर हो जाएगा 16 और 4 20/81।
20/81 इज माई आंसर। चेक कर लेते हैं कि हम लोगों के पास में 20/81 माने बी ऑप्शन एकदम सटीक ऑप्शन है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, प्रोबेबल है। इसी तरह का क्वेश्चन मेंस के लिए भी, मेंस प्रोबेबल। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि शायद यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम इनटू मेंस आल्सो एज वेल एज एडवांस के लिए वी आर रिपीटिंग। मतलब हमारी तो दौड़ ही सारी की सारी, मेरा तो ख्याल है हम जितनी भी दौड़ लगा रहे हैं वो सब एडवांस के नाम पे लगा रहे हैं, और ये पॉसिबिलिटीज आप समझ के चल रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। ठीक है सब, चलिए अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मिशन जारी रखते हैं और हमारे को पता रहेगा कि हम क्वेश्चन में कैसे आगे हेड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। Two fair dices, each with the faces numbered 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are rolled together and the sum of the number on their faces is observed. दो डाइसेस हैं, दोनों के ऊपर 1 से लेकर 6 तक के नंबर लगे हुए हैं, उनको एक साथ फेंका जाता है और उन दोनों के फेसेस पे जो नंबर आ रहे हैं उन्हें देख लिया जाता है। दिस प्रोसेस रिपीट्स टिल द सम ऑफ आइदर अ प्राइम नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर। जब तक दोनों का सम प्राइम नंबर आ रहा है या फिर दोनों का सम एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तब तक ऐसी घटनाएं चला रहे हैं, है ना। अच्छा, सपोज द सम टर्न्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी अ प्राइम नंबर। अच्छा, अच्छा, अब ये क्या कि हमने दो डाइसेस फेंकी, फेंकने पे प्राइम नंबर भी आ सकता है सम और परफेक्ट स्क्वायर भी आ सकता है। हम किस केस के बारे में बात कर रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर पहले आ जाए, प्राइम नंबर उसके बाद ही आए, माने किसी भी प्राइम नंबर से पहले परफेक्ट स्क्वायर आने के चांसेस। If p is the probability that the perfect square is an odd number, then the value of 14p। अच्छा, अब इन्होंने और आगे बढ़ाया कि आप इतने पे मत रुक जाना, परफेक्ट स्क्वायर जो हो वो भी एक ऑड नंबर होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए, आप अपने दिमाग से इस बात को नहीं जाने देंगे कि आपका जो भी क्वेश्चन है, आपका जो भी क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या है। बेसिकली इसको आप समझ के चलना, दो डाइसेस का है पहली बात तो, और दोनों डाइसेस पे सम की बात हो रही है। तो किसी भी डाइसेस, किसी भी दो डाइसेस को अगर आप फेंकते हैं तो कैसे कैसे प्राइम नंबर आ सकते हैं, पहले अपन इस पे बात कर लेते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन सम इज प्राइम, ठीक है, और दूसरा हम बात करेंगे सम इज एन परफेक्ट स्क्वायर, सम इज परफेक्ट स्क्वायर। चलो अब जरा इस पे भी चर्चा करते हैं। सम प्राइम है, प्राइम सम कैसे हो सकता है दोनों पे सम 2 आ जाए, इसकी कैसे पॉसिबिलिटी, दोनों पे 1 1 आ जाए। हो सकता है सम 3 आ जाए, कैसे आ सकता है, सम 1 2 आ सकता है, 2 1 आ सकता है। हो सकता है सम 5 आ जाए, जब हमें पता है 1 4 हो जाए, 4 1 हो जाए, या फिर 2 3 हो जाए, 3 2 हो जाए। सही भाई, 4 पॉसिबिलिटीज है। या फिर सम 7 आ जाए, आ सकता है सम 7 आना बुरी बात नहीं है, सम 7 भी आ सकता है। ठीक है, अगर सम 7 आ रहा है तो हम बोल सकते हैं 1 6 6 1, ठीक है ना, 2 5 5 2, या फिर 4 3 3 4, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। चलिए, अच्छा सम 9 आएगा तो मैं आपको बता दूं, सम अगर 4 आता है तो दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, उसकी पॉसिबिलिटीज है 1 3 3 1 या फिर 2 2 आना। और अगर सम 9 आता है तो ये पॉसिबिलिटीज हैं सब, इसका 1 तो हो नहीं सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, 3 6 आ जाए, 6 3 आ जाए, या फिर 5 4 4 5 आ जाए। ठीक है ना, 4 ही केसेस हैं। अच्छा, और तो कोई दो डाइसेस की उछाल पर और तो कोई स्क्वायर आ नहीं सकता, इसके बाद तो सीधा 16 होता है, दो डाइसेस मिलकर 16 दे नहीं सकती। हाँ, सम 11 दे सकती है, अगर 11 देती हैं तो पॉसिबिलिटी है 5 6 6 5, दो ही केसेस की पॉसिबिलिटीज है ना। तो ये तो हमारा सम हो गया, और उधर की तरफ कैसे केसेस हो रहे हैं वो उसके ऊपर बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि पॉसिबिलिटी क्या है कि प्राइम नंबर आए। तो टोटल केसेस दो डाइसेस जब भी फेंकी जाती है तो टोटल केसेस होते हैं 36, माने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 है। हमारे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 अपॉन में 36 पॉसिबिलिटी है कि सम एक प्राइम नंबर आ जाए। अच्छा, ऑड आने के क्या चांसेस है, अगर ऑड की बात चले तो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑड, ऑड बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर आने के क्या चांसेस है, एंड दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 7 डिवाइड बाय 36 चांस है कि जब हमारे पास में एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, हमसे क्वेश्चन में क्या डिमांड करी जा रही है, हमसे क्वेश्चन में डिमांड करी जा रही है कि हम लॉजिकली सोचें कि क्या चांसेस हैं कि हमने पहले, मतलब आप यूं समझिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, पहले मैं आपको सीन समझा देता हूं क्या पॉसिबिलिटीज है, उसके बाद आप सोचना क्या क्या सोचना है। देखो साहब, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारी हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारे चांसेस समझना जरा, आपको क्वेश्चन तभी पकड़ आएगा। पी अपने आप में, पी से भी पहले सम जो है वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी प्राइम नंबर।
अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि एंट्री क्या क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माने दैट इवेंट ऑकरिंग जो हमसे पूछी जा रही है उसके होने के क्या तरीके होंगे, क्योंकि हम तो पहले ये समझ जाएं कि हमारी पॉसिबिलिटीज क्या है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है कि या तो हमने थ्रो किया तो कैसे कहानी चली। आप यूं समझिए कि स्टोरी कुछ इस तरह से रन हुई कि आपने कहा कि पहली बारी में ही परफेक्ट स्क्वायर आ जाए सम, या फिर क्या हो कि सम परफेक्ट स्क्वायर ना आए। दूसरा केस क्या हो सकता है, सम जो है वो अपने आप में, मतलब इसको लॉजिकली समझ के चलना कि ये स्टोरी किस तरह से रन होगी क्या है, ठीक है ना। प्राइम नंबर आ जाए, मतलब इसको चीज को गौर कीजिएगा, प्राइम नंबर आ जाए, ठीक है ना। मतलब पहली बार में तो हमने एक ही बार थ्रो करा, अब हम दो थ्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। हम दो थ्रो कर रहे हैं, सपोज द सम टर्न आउट टू बी, मैंने पहली बार में प्राइम नंबर आए और या फिर परफेक्ट स्क्वायर आए, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर एक बार आए और परफेक्ट स्क्वायर भी एक बार आए, दो थ्रो में से, ठीक है। अब हमने और आगे थ्रो करे, तो यहां से देखा जाए तो 15/36 का स्क्वायर हो जाए, आप अगर इसको कैच कर रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि हमें ओवरऑल अगर देखा जाए, इसको जरा क्लियर कर दूं मैं, ये कह रहा है या कि हमारे पास प्राइम नंबर आए तीन थ्रोज में से दो में और एक में एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। अच्छा, या फिर क्या हो जाए, प्राइम नंबर आ जाए तीन थ्रोज में और एक थ्रो के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, राइट। अच्छा, एंड सो ऑन, ये सब कंटिन्यू है, क्या लगे। अच्छा, इसमें से हमारे क्या चॉइसेस है, ये तो टोटल सम ऑफ इवेंट हुआ। अब इसमें हमारे फेवरेबल केसेस क्या, फेवरेबल केसेस सम ऑफ सम का परफेक्ट स्क्वायर आना नहीं है। फेवरेबल केस है कि नहीं साहब, इसमें भी ये केस ना होकर के ये हो कि हर बार परफेक्ट स्क्वायर भी ऑड वाला है। अच्छा, अब ऑड वाले के क्या चांसेस है, ऑड वाले के चांसेस 4/36, चार ही तो केस है, तो इसका मतलब ये कि हमारे चांसेस हो जाएगा 4/36, 4/36 वन टाइम, है ना। जिस बार परफेक्ट स्क्वायर आए उस बार 4/36 आए, या फिर दो थ्रोज हो उनमें से पहले ऑड पड़े और फिर प्राइम नंबर आए, ये ना क्वेश्चन। Perfect square is an odd number. Suppose that the sum turns out to be perfect square before it turns out to be a prime number. प्राइम नंबर से पहले परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो दो थ्रोज में से पहले परफेक्ट स्क्वायर आ गया, फिर